Yes guys, welcome back. Now we are going to start with Ind AS 23 borrowing cost in your marathon revision session. Now let's start. Now बहुत ही सिंपल टॉपिक है Ind AS 23 borrowing cost, जो बताता है आपको ट्रीटमेंट ऑफ योर borrowing cost इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ट्रीटमेंट एज इन कब borrowing cost कैपिटलाइज करना है, ये इस चैप्टर का मेन एजेंडा है. और अगर borrowing cost कैपिटलाइज नहीं होता है तो इट गोज टू P&L. सो P&L में डालना है ना, वो रेसिड्यूरी है, जो बचा हुआ इंटरेस्ट है वो P&L में जाएगा. तो प्राइमरीली हमें दिमाग लगाना है ऑन व्हेन एग्जैक्टली द बोरोइंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड. सो बोरोइंग कॉस्ट कब कैपिटलाइज होगा, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि बोरोइंग कॉस्ट होता क्या है. सो गाइस, फटाक से एक बार ही देख लेते हैं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 था उसने बोरोइंग कॉस्ट को कैसे डिफाइन किया था. तो सर, बोरोइंग कॉस्ट को उसने बताया था कि इट इज इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस, डिस्काउंट ऑन इशू एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ओनली टू द एक्सटेंट दे आर अमोर्टाइज्ड, ancillary cost of borrowings only to the extent amortized, finance cost under a finance lease is also borrowing cost, and exchange differences to the extent they are regarded as borrowing cost, right? So 5 pointer definition दिया गया था borrowing cost का. बट जब हम इसको Ind AS 23 में पढ़ते हैं तो Ind AS 23 में डेफिनेशन को बहुत छोटा कर दिया गया. तो बेसिकली उन्होंने क्या किया डेफिनेशन में, सर जो पॉइंट नंबर A, B और C है, दैट इज इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस, डिस्काउंट ऑन इशू एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, एंसिलरी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, इन तीनों को मर्ज करके एक कंसेप्ट बनाया कॉल्ड एज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरोइंग, EIR. So guys, this EIR is nothing but IRR in simple terms. Means it is the rate at which the present value of all your future cash flows with respect to your borrowings are exactly equal to your net cash flows today. तो अगर मैंने आज 100 रुपए का लोन लिया है और उसमें 4 रुपए के चार्जेस वार्जेस जो है इंटरेस्ट डिस्काउंट विस्काउंट कट होके 96 रुपीज मेरे हाथ में आ रहा है. सो 96 रुपीज बिकम्स मेरा PV ऑफ इनफ्लो, बराबर है. अब मैं फ्यूचर में जो भी आउटफ्लोज, दैट इज इंटरेस्ट पे करूंगा, करेक्ट, रिडेम्पशन पे प्रीमियम पे करूंगा, प्रिंसिपल रीपेमेंट करूंगा, तो जो भी मैं फ्यूचर पेमेंट्स कर रहा हूं उस सब का प्रेजेंट वैल्यू आज 96 आना चाहिए, राइट? वो रेट इज कॉल्ड एज EIR. बात समझ रहे हो? तो लॉजिकली देखोगे ना, तो ये इंटरेस्ट, डिस्काउंट ऑन इशू, प्रीमियम, जब आप लोग EIR यूज करते हो तो ये सारे आइटम्स लॉजिकली अगर देखोगे तो डेफर होता है ओवर द लोन टर्म इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, राइट? और हम लोग जनरली यही करते हैं ना, डिस्काउंट ऑन इशू हो या प्रीमियम हो, इसको हम डेफर करते हैं ओवर द लोन टर्म, राइट, ओवर द टर्म ऑफ द डिबेंचर. इधर भी वही लॉजिक है, बस उसको EIR पे कन्वर्ट कर दिया है, राइट? देन पॉइंट नंबर 2, फिनेंस कॉस्ट अंडर द फिनेंस लीज, वो यहां पर सेम है, correct, that is finance cost covered under a lease as well as the exchange differences to the extent they are regarded as borrowing cost. तो ये दोनों पॉइंट्स को सर as it is यहाँ पर कंसिडर कर दिया गया है. खाली पॉइंट नंबर A जो है उसमें आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ये एक नया कंसेप्ट दिखने में आ रहा है, बट आई वुड से सर ये कुछ नया नहीं है. इन्हीं तीनों पॉइंट्स को मर्ज करके उन्होंने EIR बना दिया. तो जैसे आप लोग AFM में ये अपना IRR कैलकुलेट करते हो, सेम तरीके से आपको यहाँ पर EIR निकालना होता है, राइट? 99% एग्जाम में तो EIR दिया ही होता है. सो हियर आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट ऑल्सो. EIR इज द रेट एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम बोरोइंग्स इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अंडर द बोरोइंग्स. सो दैट इज IRR कंसेप्ट. NPV शुड बी 0, बराबर है. तो ये एक छोटा सा सर हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है टू बेटर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ EIR. ध्यान दीजिएगा सर, हमने 100 रुपए का एक लोन लिया और उस पर 2% का प्रोसेसिंग फीस है टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द लोन. तो सीधी बात है 98 रुपीज का नेट फंडिंग अपने को मिलेगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, बट बैंक बोलेगी भैया आपको भले हम नेट 98 दे रहे हैं बट ब्याज हम पूरे 100 रुपए पे लगाएंगे. रीपेएबल एट द एंड ऑफ 5th ईयर, इंटरेस्ट टू बी पेड ईच ईयर, कैलकुलेट द EIR एंड अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ लोन यूजिंग EIR. तो गाइज अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 2% प्रोसेसिंग फीस है, 2 रुपया, ये भी आपका कॉस्ट है, प्लस आप 5 साल तक लगातार इंटरेस्ट पे करोगे, ये भी आपका कॉस्ट है. तो स्टैंडर्ड क्या कर रहा है, Ind AS 23 EIR के माध्यम से आपका जो 2 रुपए का प्रोसेसिंग फीस है इसको ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years डेफर करवा रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. तो जब हम EIR कैलकुलेट करेंगे तो अपना जो EIR का रेट होगा
दैट वुड बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन 10%, क्योंकि 10% वुड ओनली बी द इंटरेस्ट पार्ट। तो जो एडिशनल आएगा ना ऊपर का पार्ट, वो आपके प्रोसेसिंग फीस को भी कवर कर लेगा। सो वी हैव टू अप्लाई द बेसिक इंटरपोलेशन टेक्निक। अभी अपने को मालूम है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज 98 रुपीज, करेक्ट, एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एट 10% रेट इज 100, ये भी अपने को मालूम है। तो अपने को क्या करना है, थोड़ा सा रेट बढ़ाओ, 1% ऊपर लेके जाते हैं। वी आर डिस्काउंटिंग एट 11%। तो 11% पे हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज को कैलकुलेट करेंगे। सो गाइस 100 रुपए का लोन है, उस पर 10 रुपए का इंटरेस्ट, PVAF 11% 5 ईयर्स, प्लस 100 रुपीज का प्रिंसिपल रीपेमेंट इंटू PVF 11% 5th ईयर, राइट। सो 96.31 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो एट 11%, बराबर। सो इफ यू अप्लाई द इंटरपोलेशन टेक्निक, अगर आप इंटरपोलेशन अप्लाई करते हो तो 10.54% ये आप लोगों को EIR आता है। गाइज ये आपका IRR ही है, राइट। तो इफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट IRR, दिस इज पीनट्स फॉर यू। सो 10.54% आपका EIR निकल के आएगा। अब अगर हम इसका अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बनाते हैं, करेक्ट, तो ओपनिंग बैलेंस वी स्टार्ट विद 98, इंटरेस्ट चढ़ाएंगे उस पर 10.54% और रीपेमेंट माइनस करेंगे। तो ऐसा करते 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 5वें साल के एंड में ये आपका टोटल क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 0। तो 10-10 रुपए का इंटरेस्ट आपने 5 साल पे किया, प्लस लास्ट ईयर में आपने 100 रुपीज का प्रिंसिपल रीपेमेंट भी करा हुआ है। तो टोटल अगर आप इंटरेस्ट का टोटल निकालोगे ना तो 52 रुपीज आ रहा है। सर बट हमारा तो 50 रुपया ही इंटरेस्ट गया। तो भैया 50 रुपया इंटरेस्ट गया और 2 रुपया गया है आपका प्रोसेसिंग फीस। तो ओवरऑल कितना पैसा गया आपका, सर 52 गया। तो 52 रुपीज देखिए आपका P&L में डेबिट हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो गाइज ये जो आप देख रहे हो ना आगे का 0.33, 0.36, 0.40, 0.44, 0.47, ये आपका प्रोसेसिंग फीस है। सो ये जो है ना ऊपर का 0.54%, दिस इज बिकॉज ऑफ प्रोसेसिंग फीस। सो ये EIR का लॉजिक है, बात समझ रहे हैं, राइट। सो ये आपका टॉपिक का जो पार्ट है थोड़ा सा अलग है एज कंपेयर टू व्हाट यू लर्नड इन योर बोरोइंग कॉस्ट एज पर AS 16 EIR का प्रिंसिपल। चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंसेस टू द एक्सटेंट दे आर रिगार्डेड एज बोरोइंग कॉस्ट। तो गाइज ये प्रिंसिपल कब अप्लाई होगा, अगर आपने फॉरेन करेंसी में बोरोइंग किया है, करेक्ट। अगर आपने फॉरेन करेंसी में बोरोइंग किया है विथ रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग असेट, देन ओनली दिस पॉइंट विल अराइज। सो गाइज अगर मैं टॉपिक को थोड़ा सा एलैबोरेट करूं तो अभी बस जस्ट मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि EIR क्या होता है, बराबर है। अब हमने स्टार्ट में बात किया था कि बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना होता है, करेक्ट। तो बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने के पहले हमको यह समझना था कि बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है, जो हमने अभी जस्ट डेफिनेशन के माध्यम से देखा। तो गाइस बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होता कब है, इन सिंपल वर्ड्स बोरोइंग कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड व्हेन इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन और एक्विजिशन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। तो यहां पर सर ये क्वालिफाइंग एसेट क्या है, सर यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट क्वालिफाइंग एसेट। इट इज एन एसेट विच नेसेसरीली टेक्स अ सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। तो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम को कहीं पे भी डिफाइन नहीं करा हुआ है, बट इन कॉमन पार्लेंस 12 महीने का वक्त को सब्सटैंशियल माना जाता है, बट अ शॉर्टर और अ लॉन्गर पीरियड कैन बी जस्टिफाइड। तो अगर 10 महीना भी आपको लगता है कि सब्सटैंशियल है तो है, अगर आपको 14-15 महीना, 18 महीना, 20 महीना, 2 साल, 3 साल लगता है तो वो एनीवे सब्सटैंशियल होता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। वो शॉर्टर पीरियड में थोड़ा मसला होता है। तो अगर आपका कोई भी बोरोइंग्स, कोई भी लोन is directly attributable to the construction, acquisition or manufacturing production of a qualifying asset, right, then the borrowing cost will be capitalized for the relevant period to that particular qualifying asset. So relevant period means the period during which that construction activity was going on. तो आप लोग जो बोल रहे हो ना substantial period of time, ये substantial period कहीं ना कहीं वही period है। तो अगर एक बिल्डिंग है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए 18 महीना लगा, तो हम लोग बोलेंगे 18 महीना इज द सब्सटैंशियल पीरियड, 18 मंथ्स लॉन्ग अपने को लगा, तो लॉजिकली वो 18 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का वो हम लोग कैपिटलाइज करते हैं। बात समझ रहे हैं आप। सो बिफोर दैट एक छोटा सा पॉइंट है जो हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज डिफरेंसेस। तो अगर आपने फॉरेन करेंसी में कोई लोन लिया है ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफाइंग एसेट, तो
जो इंटरेस्ट ऑन लोन है सर वो तो कैपिटलाइज हो जाएगा, वो तो बोरोइंग कॉस्ट है, उसमें मसला नहीं है, बट मसला है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सचेंज डिफरेंसेस. द एक्सचेंज डिफरेंस विच अराइजेस, इज इट रिक्वायर्ड टू बी कैपिटलाइज? दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग. क्योंकि सर इंड AS 21 क्या बोलता है कि आपके पास अगर कोई लोन है तो लोन इज अ मॉनिटरी आइटम. सो एज ऑन द बैलेंस शीट डेट उस लोन को क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करना होता है, और जब आप उसको क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करते हो राइट, उसका जो एक्सचेंज डिफरेंसेस है वो हम P&L में ले जाते हैं. बट वही गेम है यहां पर, क्या करना है इंड AS 23 के हिसाब से जो एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है वो पूरा का पूरा P&L में नहीं जाएगा, उसमें से कुछ पार्ट विल बी कैपिटलाइज्ड टू द कॉस्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट और बाकी का पार्ट विल गो टू P&L. तो दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न. बराबर. सो टू व्हाट एक्सटेंट विल द एक्सचेंज डिफरेंस बी treated as a borrowing cost? Sir, it is nothing but it is lower of savings in interest cost or exchange difference on the foreign currency borrowing. So guys, ये lower जो है यहाँ पर savings in interest. Savings in interest मतलब क्या सर? बेसिकली यहाँ पर आप लोग को करना ये होता है कि आप लोग ने फॉरेन करेंसी में लोन लिया, करेक्ट? तो ऑब्वियसली उस पर कुछ आप इंटरेस्ट दे रहे हो. ऐसे ही अगर सिमिलर लोन आपने इंडिया में लिया होता तो कितना इंटरेस्ट लगता? राइट, नोशनल इंटरेस्ट. ऑब्वियसली उसका डिफरेंस ले लो, दैट इज योर सेविंग्स इन इंटरेस्ट. क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका से जब आप लोन लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होगा, 2-3-4%. इंडिया में लोन होगा 12%, तो सीधा सीधा 7-8% आपका सेव होगा. दैट इज सेविंग्स इन इंटरेस्ट कॉस्ट, वो कंसिडर करो. और एक्सचेंज डिफरेंस ऑन द फॉरेन करेंसी बोरोइंग, मतलब जो फॉरेन करेंसी में आपने फंड बोरो किया है राइट, उसमें आपको कितना लॉस हो रहा है, विच एवर इज लोअर उतना ही एक्सचेंज डिफरेंस आप लोग को बोरोइंग कॉस्ट मानकर चलना है. या तो फिर सर आप इसमें आपका AS 16 का भी लॉजिक लगा सकते हो, आपको सेम ही आंसर आता है. तो AS 16 का लॉजिक क्या था? तो इट वाज फॉरेन कॉस्ट और लोकल कॉस्ट विच एवर इज लोअर. मतलब फॉरेन कॉस्ट में क्या क्या ऐड करना था? इंटरेस्ट प्लस एक्सचेंज डिफरेंस, वो दोनों ले लो, वो आपका फॉरेन कॉस्ट हो गया. एंड कंपेयर इट विथ लोकल कॉस्ट. लोकल कॉस्ट मतलब इंडिया से अगर लोन लेते तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता? दोनों में से जो लोअर है वही आपका कैपिटलाइज होगा, राइट. तो अगर फॉरेन कॉस्ट लोअर है राइट, तो आपका पूरा का पूरा फॉरेन कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा. बट अगर लोकल कॉस्ट लोअर है तो द एक्सटेंट ऑफ लोकल कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा, बाकी का जाएगा P&L में. तो इधर भी कुछ ऐसा ही लॉजिक है. तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने फॉर्मूला चेंज कर दिया. सो इट इज नथिंग बट सेविंग्स इन इंटरेस्ट कॉस्ट. तो फॉरेन करेंसी का लोन और रूपी करेंसी का लोन, लोकल करेंसी लोन, दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज योर सेविंग्स इन इंटरेस्ट और एक्सचेंज डिफरेंस. एक समझते हैं इसको विद अ स्मॉल एग्जांपल, ध्यान दीजिएगा. On 1st April 2023, loan borrowed in foreign currency were $20,000. Exchange rate $1 ₹70 था. Rate of interest है 4%. Payable at the end of the year. Interest rate for the rupee loan is 9% and year on 31st March 2024, $1 is 75. Calculate the exchange difference to be charged to P&L and capitalized as per borrowing cost. Capitalized as borrowing cost, right? तो गाइस सबसे पहले 1 अप्रैल को $20,000 का आपने लोन लिया. अगर आप उसको रूपी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हो तो $20,000 इंटू ₹70 का एक्सचेंज रेट 14 लाख का लोन है. नाउ ऑन 31st मार्च वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन द फॉरेन लोन. तो फॉरेन लोन पे कैसे इंटरेस्ट होगा सर? पहले तो देखो इंटरेस्ट हमेशा डॉलर वैल्यू पे निकलेगा. तो $20,000 पे 4%, मतलब $800 इंटू 31st मार्च, और 31st मार्च का एक्सचेंज रेट है ₹75. तो $20,000 इंटू 4%, ₹75 का रेट पे ₹60,000 इंटरेस्ट है फॉरेन लोन पे. और वही अगर आप रूपी इक्विवेलेंट पे इंटरेस्ट निकालते हो तो इट इज 14 लाख पे 9%, 1,26,000. तो ऑब्वियसली आपको फॉरेन लोन काफी सस्ता पड़ गया और 66,000 का आपको डिफरेंस आ रहा है. बराबर है. तो अब देखिए दो चीज कैलकुलेट किया. फर्स्टली एक्सचेंज डिफरेंस लॉस. तो एक्सचेंज डिफरेंस लॉस कितना है सर? $20,000 है. जब लोन लिया था तो 70 का रेट था, अब 75 का रेट है. तो फॉर अ लाइबिलिटी व्हेन द एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस इट्स अ लॉस. बराबर, ये हमने ऑलरेडी इंड AS 21 में पढ़ा हुआ है. तो ₹5 का लॉस है $20,000 पे, तो ₹1 लाख का एक्सचेंज लॉस हो रहा है. और सामने आपका सेविंग्स इन इंटरेस्ट कितना है? सिर्फ 66,000 का. बराबर है. तो लॉजिकली देखिए ये 66,000 जो आपका सेविंग्स इन इंटरेस्ट है वो लोअर अमाउंट है. तो आउट ऑफ 1 लाख 66,000 आपका बोरोइंग कॉस्ट बोल के कैपिटलाइज हो जाएगा. और बाकी का 34,000 जो बचा है वो इंड AS 21 के हिसाब से P&L में डेबिट मार दिया जाएगा.
बात समझ रहे हो, विच एवर इज लोअर। तो देखिए आपका टोटल खर्चा कितना हुआ इस लोन को लेकर, सर 60,000 रुपया ब्याज है, वो तो कैपिटलाइज होगा, वो EIR का पार्ट है, मेरे को उसका टेंशन नहीं है, बराबर है। अब एक्सचेंज डिफरेंस लॉस जो है 1 लाख रुपए का है, उसमें से पूरा 1 लाख तो कैपिटलाइज नहीं होगा, तो 1 लाख रुपए में से 66,000 जो है, विच इज ऑब्वियसली द लोअर अमाउंट ऑफ 1,66,000, तो 66,000 आप कैपिटलाइज करवा दो और बाकी का 34 P&L में डाल दो, करेक्ट। देन सब्सिक्वेंटली आगे अगले साल में क्या होगा, सब्सिक्वेंट एक्सचेंज गेन ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स reduce from the borrowing cost to an extent it was included in the previous accounting year, that is deduct from the asset। मतलब आपने जितना पहले बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करा हुआ था अब आपको अभी निकाल देना है, बिकॉज यहां पे हो रहा है आपको एक्सचेंज गेन, एंड द बैलेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड टू P&L एज पर इंड AS 21। सो से फॉर एग्जांपल ऑन 31 मार्च 25 अगले साल एक्सचेंज रेट $1 का 71 रुपया हो गया एंड एंटायर $20,000 इज अनपेड, तो एक्सचेंज डिफरेंस गेन कितने का होगा, सर हम लोग ने लोन 75 पे रिकॉर्ड किया बट अब एक्सचेंज रेट हो गया 71, तो 80,000 रुपए का अपने को फायदा हो रहा है, करेक्ट। तो अब इसमें क्या होगा सर, इस 80,000 में एक्सचेंज गेन ट्रीटेड एज रिडक्शन फ्रॉम बोरोइंग कॉस्ट इज मैक्सिमम 66,000 एंड एक्सचेंज गेन टू बी रिकॉग्नाइज्ड टू P&L इज 14,000। तो ये 66,000 जो है, जो आपने ऑलरेडी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज किया अब वो रिड्यूस कर देंगे और बाकी का 14,000 रुपया जो है वो आप P&L में डाल दोगे, राइट। सो ये ट्रीटमेंट है फॉर सब्सिक्वेंट एक्सचेंज गेन अराइजिंग इफ एनी, बराबर है। तो ये आपका टोटल ट्रीटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। सर मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि बोरोइंग कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफाइंग एसेट इज एलिजिबल फॉर कैपिटलाइज्ड and any other borrowing cost that is obviously with not related to any qualifying asset or any other situation, it is always charged to P&L। क्वालिफाइंग एसेट क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एन एसेट विच नेसेसरीली टेक्स अ सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। अब ये जो सब्सटैंशियल पीरियड है इसको डिफाइन तो किया नहीं गया, बट ये एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, राइट। सो जनरली जो सब्सटैंशियल पीरियड है उसको 12 महीना बोला जाता है, करेक्ट, बट उसको इंड AS 23 में स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया है। देन जब आगे यहाँ पर बोला गया फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, तो सर यूज क्या क्या करते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज होता है, इंटेंजिबल एसेट यूज होता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यूज होता है, मतलब इन शॉर्ट एसेट्स फ्रॉम 16, 38 एंड 40 ऑल आर एलिजिबल टू बी क्वालिफाइंग एसेट्स। देन get ready for intended sale. So what do you sell in the ordinary course of business? Sir, it is the inventory that we sell in ordinary course of business. So Ind AS 2 का जो inventory है वो भी एक qualifying asset हो सकता है, right? Further, accounting standard interpretation ASI 1 defines substantial period as a period reputably assumed as a period longer than an accounting year. मतलब 12 महीना कम से कम, correct. So period of less than 12 months can also be considered as substantial if sufficient facts of the case are provided, क्योंकि वो reputably assumed है। reputably assumed है मतलब फिलहाल 12 महीने से या उसके ऊपर है, बट अगर आपके पास कॉन्ट्ररी में कोई एविडेंस है कि भाई लेस देन 12 महीना भी हमारे लिए सब्सटैंशियल है, तो आप वो कंसिडर बेशक कर सकते हो, राइट। देन बोरोइंग कॉस्ट जो होता है वो सिर्फ कैपिटलाइज होगा फॉर द रेलेवेंट पीरियड। तो सर ये रेलेवेंट पीरियड क्या होता है? सर रेलेवेंट पीरियड मीन्स commencement of capitalization up to the cessation, मतलब the point when you start capitalizing the borrowing cost till the point where you stop capitalizing, that is a relevant period। तो उसी पीरियड का borrowing cost जो है वो कैपिटलाइज होगा, बट उसमें आपको हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है सस्पेंशन पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन ओनली इन केस इट इज एबनॉर्मल इन नेचर और अवॉइडेबल। मीन्स मैं एक ऐसे पीरियड की बात कर रहा हूं जहां पे आपका काम जो है वो रुका था, करेक्ट, टेम्पररीली स्टॉपेज हुआ था, बट ये जो काम बंद हुआ था ये कोई नॉर्मल नेचर नहीं है सर कि नॉर्मली काम बंद पड़ता है, ऐसा नहीं है सर, ये एबनॉर्मल नेचर है। आप उसको चाहते तो रोक सकते थे, राइट, रोक सकते थे, ऐसे काम चालू रह सकता था, बट आपने नेग्लिजेंस किया, आपने ध्यान नहीं दिया, काम बंद पड़ गया। तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कमेंसमेंट, सेसेशन एंड सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन एज वेल। गाइस प्लीज फोकस, when do we commence capitalization? Sir, there are three conditions. If all the three conditions, or rather I would say the date on which all the three conditions are met, we are good to go to start capitalizing the borrowing cost to the qualifying asset. So what are the three conditions? Sir, condition number 1, it incurs expenditure for the asset, मतलब हमने asset के ऊपर खर्चा करने को start कर दिया। सेकेंडली बोरोइंग कॉस्ट इज बीइंग इनकर्ड, मतलब बैंक ने इंटरेस्ट का मीटर भी स्टार्ट कर दिया है।
and it undertakes activities that are necessary to prepare the assets for its intended use or sale. मतलब एसेट के रिलेटेड काम शुरू हो गया है. इवन अगर आपने कोई टेक्निकल या एडमिन वर्क स्टार्ट कर दिया है तो इवन दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क. तो टेक्निकल एंड एडमिन वर्क विच आर ऑब्वियसली रिलेटेड टू योर कंस्ट्रक्शन, मतलब परमिशंस लाना, करेक्ट, म्यूनसिपल परमिशंस है, सॉइल टेस्टिंग है, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस है, रोड ट्रैफिक का क्लियरेंस है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत रोड ट्रैफिक का न्यूसेंस होता है तो उसका भी क्लियरेंसेस लेना पड़ता है. तो उसको सब हम बोलते हैं एडमिन वर्क. तो अगर आपका एडमिन वर्क या टेक्निकल वर्क भी स्टार्ट हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्टिविटीज आर नेसेसरी टू प्रिपेयर हैव बीन स्टार्टेड. सो द डेट ऑन विच all the three conditions are met, you will consider the capitalization of borrowing cost, means you will commence capitalizing the borrowing cost, right? Then suspension, मतलब कभी अपने को या कौन से पीरियड के लिए अपने को बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने को स्टॉप करने का. ध्यान दो, एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू सस्पेंड द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड इन विच इट सस्पेंड्स एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट. Such costs are cost of holding partially completed assets and do not qualify for capitalization. An entity does not require to suspend capitalization of borrowing cost when a temporary delay is necessary part of the process of getting an asset ready for its intended use or sale. So if the work is suspended due to avoidable reasons, then capitalization will be suspended, like for example government stay order or violation of norms, etc. So what you have to basically understand, अगर काम बंद हुआ है and it is a part and parcel of your construction activity, तो in that case हमको कैपिटलाइजेशन स्टॉप नहीं करना है. बट अगर कुछ एडिशनल रीजंस है जो अवॉइडेबल हो सकते थे, मतलब अगर आप ध्यान देते तो अवॉइड हो सकता था. जैसे फॉर एग्जांपल आपने लेबर सेफ्टी के बारे में ध्यान नहीं दिया और कुछ लेबर को फिजिकली डैमेजेस हुए हैं बिकॉज ऑफ दी पुअर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड ऑल. सो दैट इज़ द रीज़न वाई दूसरे लेबर्स ने स्ट्राइक कर दिया कि भाई जब तक आप हमारी सेफ्टी के ऊपर ध्यान नहीं दोगे हम काम बंद रखेंगे. तो 4-5 महीने काम बंद था. तो ये टेक्निकली एक अवॉइडेबल रीज़न था, राइट? अगर आपने लेबर सेफ्टी का ध्यान दिया होता तो काम कभी बंद नहीं होता. समझ रहे बात को? सो इन सच केस आपका कैपिटलाइजेशन है वो सस्पेंड हो जाएगा, बराबर है. बट अगर कुछ नॉर्मल चीज़ों की वजह से, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप समंदर में ब्रिज विज बना रहे हो, सीलिंग बना रहे हो, तो हाई वाटर लेवल में आपको काम बंद करना पड़ता है. तो ये सर नॉर्मल है सर बहुत, तो इसमें आपको कोई सस्पेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू करो. सर आप शिमला मनाली में कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, अभी आपको मालूम ही है शिमला मनाली में अब बर्फ़ गिरा हुआ है, करेक्ट? पूरा वो ब्लैक स्नो बोलते हैं उसको, पूरा बर्फ़ का लेयर जम जाता है रोड के ऊपर और गाड़ी वाड़ी चलाना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो काम बंद करना ही पड़ता है सर, नॉर्मल है वहाँ पे, करेक्ट? इट इज़ नॉट एबनॉर्मल ओवर देयर. शिमला में बर्फ़ गिरना इज़ नॉट एबनॉर्मल, इट इज़ वेरी नॉर्मल. हाँ, बम्बई में बर्फ़ गिरे तो एबनॉर्मल है, राइट? बट वहाँ पे तो इट इज़ वेरी नॉर्मल. तो आपका काम जो है वो कंटिन्यू काम जो है वो आपका बंद हो जाएगा और कैपिटलाइजेशन आप कंटिन्यू रख सकते हो, राइट? देन सिसेशन, मतलब कभी आपको कैपिटलाइजेशन बंद करना है. तो स्टैंडर्ड बोलता है जब सब्सटैंशियली एक एसेट को तैयार करने के लिए जो मेजर काम करना पड़ता है वो सब कंप्लीट हो गया तो आप लोग अपना कैपिटलाइजेशन बंद कर दो. तो जब हम बोलते हैं सब्सटैंशियली ऑल, मतलब मेजॉरिटी सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, छोटे मोटे फिनिशिंग टचेस है, करेक्ट, इधर का दरवाजे का कड़ी लगाना बाकी है, वहाँ का कलर करना बाकी है. सो ये सब छोटा मोटा काम पेंडिंग है, चलेगा, बट मेजॉरिटी सारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए. उसके बाद ही आप लोग सस्पेंड कर सकते हो, उसके बाद ही आप लोग बोरोइंग कॉस्ट को सीज कर सकते हो. तो उसके आगे का जो बोरोइंग कॉस्ट है वो P&L में चला जाएगा. सो एन एंटिटी शुड सीज कैपिटलाइजिंग बोरोइंग कॉस्ट when substantially all the activities are necessary to prepare the qualifying asset for its use or sale is completed. An asset normally ready for its intended use or sale when the physical construction of the asset is complete, even though routine admin work might still continue. तो छोटा मोटा एडमिन का काम बाकी है, इधर उधर का छोटा मोटा काम बाकी है, चलेगा. When an entity completes the construction of an asset in parts and each part is capable of being used while construction continues on the other parts, the entity shall cease capitalizing borrowing cost when it completes substantially all the activities necessary to prepare that part of intended use or sale. मतलब सर अगर फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पे आपका जो एसेट है वो 4 पार्ट्स में बन रहा है, P1, P2, P3, P4, करेक्ट? P1 बन के तैयार हो चुका है, P2, P3, P4 का कंस्ट्रक्शन चालू है. तो अगर P1 को इंडिपेंडेंटली यूज़ किया जा सकता है तो इन दैट केस P1 का जो कैपिटलाइजेशन है उसको रोक दो, बराबर है? उसका कैपिटलाइजेशन अभी मत करो, बंद कर दो उसका कैपिटलाइजेशन. P2, P3, P4 का चालू रखो. बट अगर P1 रेडी हो चुका है और वो अलग से यूज़ नहीं हो सकता है,
करेक्ट, अलग से यूज नहीं हो सकता है, वो P2 P3 P4 के साथ ही यूज हो सकता है। तो इन दैट केस जब तक P4 तक पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक कैपिटलाइजेशन रुकेगा नहीं, कंटिन्यूअसली आपको कैपिटलाइज करना ही पड़ेगा। दैट इज व्हाट पॉइंट नंबर 3 इज ऑल अबाउट। सो बेसिकली जो आपका कैपिटलाइजेशन पीरियड होता है, राइट, जिसको हमने रेलेवेंट पीरियड के नाम से जाना है यहाँ पर, ये आप लोगों का ये टोटल पीरियड होगा। कमेंसमेंट से लेकर सिसेशन तक वो पूरा पीरियड आपको कंसिडर करना है, और उसमें से आप माइनस कर देंगे सस्पेंशन पीरियड। क्योंकि देखिए सर, सस्पेंशन की वजह से आपका जो सिसेशन है वो लंबा हो गया। मतलब फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपने काम 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट किया और 30 सितंबर 2025 को काम खत्म हुआ और 6 महीना काम बंद पड़ा था, तो गाइस टेक्निकली देखोगे ना तो 31 मार्च 2025 को ही काम खत्म होना चाहिए था, बट 6 महीना काम बंद पड़ने की वजह से 6 महीना एक्सटेंड हो गया। तो आपका टोटल पीरियड जो है, जो 36 महीने में खत्म होना चाहिए था, वो फालतू का 42 महीना लग गया। तो अभी आपका टोटल कमेंसमेंट अप टू सिसेशन 42 मंथ्स है, बट उसमें से आप बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे सिर्फ 36 महीने का, क्योंकि 42 में से अब 6 महीना तो माइनस कर दोगे। तो जितने पीरियड के लिए आपका काम बंद पड़ा था उस पीरियड का कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट नहीं होगा, उसको आप एक्सक्लूड कर दोगे, उसको आप P&L में डाल दोगे, कैपिटलाइज नहीं होगा वो, राइट। देन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बोरोइंग कॉस्ट इज नॉट एलिजिबल टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर। कहाँ कौन से ऐसे एसेट्स है जहाँ पर बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकता है? सर सबसे पहले एसेट विच आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन। जो एसेट इनिशियली उसके ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं बट फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस कॉम्बिनेशन में आप अपने सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को फेयर वैल्यू पे मेजर कर देते हो इनिशियली, करेक्ट। सो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, राइट। देन अगर आप इंड AS 41 की भी बात करो तो आपके जो बायोलॉजिकल एसेट्स वगैरह है उसको आप इनिशियली फेयर वैल्यू पे मेजर करते हो, तो इसके ऊपर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट नहीं कर सकते, राइट। Then secondly, inventory is produced in large quantities over a short period of time, like for example chips, cold drinks वगैरह, तो large quantities में छोटे छोटे पीरियड में बनता है, ये कभी qualifying asset नहीं होते। Then land is not a qualifying asset as it is readily available for its intended use। ज़मीन ऑलरेडी अवेलेबल ही है कुछ भी काम करने के लिए, करेक्ट। जैसे आपको उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो ज़मीन रेडी है, आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करने के लिए आप उसके ऊपर एक्सकवेशन करते हो, तो एक्सकवेशन करना इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अब कुछ लोग बोलते हैं सर वो लैंड के ऊपर सर झाड़ था, वो सब मैनग्रूव्स था, ये था वो था, तो मैंने उस पर मिट्टी डाला तो उसमें टाइम लग गया मेरे को। तो भाई ज़मीन कंस्ट्रक्शन के लिए रेडी थी, राइट, लैंड वॉज रेडी, बट कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको ये सब एक्टिविटी करना पड़ा। सो दैट इज़ नॉट अ एक्टिविटी टू गेट द लैंड रेडी। लैंड तो है ही सर, आप लैंड को तैयार नहीं करते, लैंड तैयार ही है। कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो आपको काम करना पड़ता है ये सब आप कर रहे हो। सो दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, नॉट गेटिंग द लैंड रेडी फॉर इंटेंडेड यूज। An asset after its acquisition is readily available for its intended use or sale is not a qualifying asset. Like for example आपका मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी, ये सब अक्वायर करते ही रेडी फॉर यूज़ है, तो ऐसे केस में आपको उसको कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कभी नहीं होगा। अभी हम लोग गाड़ी खरीदते हैं लोन लेकर, करेक्ट, तो जैसे ही आप गाड़ी खरीदते हो शोरूम से आप ही ड्राइव करके घर ले जाते हो, सो इट इज़ रेडीली अवेलेबल फॉर यूज़। अनलेस कोई मेड टू ऑर्डर कार है जिसको बनाने को आपको 8-10 महीना 2 साल लग गया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, तो वो क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है। बट अगर आप कोई नॉर्मल गाड़ी लेते हो जो 2-4-6 महीने में आपको डिलीवरी मिल जाती है, तो वो कभी भी आपको क्वालिफाइंग एसेट होता नहीं है, राइट। चलिए अब बात करते हैं कि बोरोइंग कॉस्ट कितना एलिजिबल है कैपिटलाइज करने के लिए। सो गाइज, बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन समझने के लिए आप ये समझिए कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ बोरोइंग्स। एक होता है स्पेसिफिक बोरोइंग और एक होता है जनरल, या तो फिर आप उसको बोल सकते हो नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग, करेक्ट। सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज? सर स्पेसिफिक बोरोइंग मीन्स आपने लोन लिया है स्पेसिफिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। तो मैं इतना स्पेसिफिक बोल सकता हूँ कि अगर क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं होता ना तो लोन भी नहीं होता और आपने कोई बोरोइंग कॉस्ट इनकर भी नहीं करा होता। तो इन सिंपल वर्ड्स, इसका जितना भी बोरोइंग कॉस्ट है, करेक्ट, उसको आपको कैपिटलाइज करना है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एसेट ओनली। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट दैट यू हैव इनकर्ड फॉर दैट पीरियड माइनस द रिटर्न्स अर्न्ड ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स आउट ऑफ आइडल फंड्स। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपने समझो 15 लाख का लोन लिया है, 10 लाख अभी चाहिए, 5 लाख एवी पड़ा है, आपने 5 लाख इन्वेस्ट कर दिया, 5 लाख के ऊपर थोड़ा कुछ आपने रिटर्न्स कमाया, तो जो आप 15 लाख के ऊपर इंटरेस्ट देने वाले हो उसमें से
ये रिटर्न्स जो अर्न किया आपने, जो 5 लाख रुपए का टेम्पररी इन्वेस्टमेंट करके जो रिटर्न्स आपने अर्न किया वो आप यहाँ से लेस करवा देंगे, और जो नेट बोरोइंग कॉस्ट है वही आपका कैपिटलाइज कर दिया जाएगा, राइट। तो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑन 1 अप्रैल 2023 एक स्पेसिफिक लोन लिया है 50 लाख रुपए का फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग एट 10%। द कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड ऑन 1 May 23 एंड 30 लाख वॉज स्पेंट इमीडिएटली। ऑन 1 December 23 balance 20 lakh was spent. Calculate the borrowing cost to be capitalized as per Ind AS 23, considering the fact that idle funds can be invested at 8% per annum. Right? तो गाइस सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्शन 1 May को चालू हुआ, मतलब आपके जो 3 कंडीशंस है, फर्स्टली आपने खर्चा करने को स्टार्ट किया ऑन द एसेट, सेकेंडली बोरोइंग कॉस्ट इज बीइंग इनकर्ड, एंड थर्डली एक्टिविटीज आर इन प्रोग्रेस। ये 3 कंडीशंस मेरा 1 May को बैठ रहा है। भले मैंने लोन 1 अप्रैल को लिया है तो इंटरेस्ट का मीटर 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ होगा, बट क्वेश्चन बोल रहा है कंस्ट्रक्शन 1 May को स्टार्ट हुआ है, तो लॉजिकली स्पीकिंग जो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए वो 1 May से होना चाहिए, बराबर है। सो बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन द स्पेसिफिक बोरोइंग मैंने 1 May से 31 March कंसिडर किया है, सो दैट इज 50 लाख इंटू 10% इंटू 11 महीना, दैट इज 4,58,333। तो सर बट आपने ऐसा पूरा 50 लाख क्यों लिया? क्योंकि सर लॉजिकली अगर आप देखोगे तो 1 May को हमने 30 लाख ही यूज़ किया, तो 30 लाख के ऊपर 11 महीने का इंटरेस्ट आना चाहिए, और जो 20 लाख रुपया है वो मैंने 1 December से यूज़ किया तो उस पर तो 4 महीने का इंटरेस्ट आना चाहिए। सर मैथमेटिकली आपका बात बराबर है, बट आपको समझना ये है कि एक स्पेसिफिक बोरोइंग है, दिस इज अ स्पेसिफिक बोरोइंग, एंड इन केस ऑफ स्पेसिफिक बोरोइंग इंटरेस्ट तो आपको पूरा साल के लिए देना है ना, भले आपने अपने एसेट के लिए पार्ट पार्ट में यूज़ किया है, बट बिकॉज इट इज स्पेसिफिक बोरोइंग उसका पूरा का पूरा बोरोइंग कॉस्ट जो है वो रेलेवेंट पीरियड के लिए कैपिटलाइज होगा। बात समझ रहे हैं? तो इवन इफ आपने पहले 30 लाख 11 महीने के लिए यूज किया है और 20 लाख रुपए आपने 4 महीने के लिए यूज किया है, बट इंटरेस्ट जो आपका कैपिटलाइज होगा वो पूरे 50 लाख पे होगा, क्योंकि ये लोन आपने स्पेसिफिकली बोरो किया है और फिलहाल आइडल पड़ा था तो आपने उसको यहाँ वहाँ पे यूज किया होगा, बट इंटरेस्ट जो है वो इसका कैपिटलाइज होगा फॉर दी फुल अमाउंट फॉर दी फुल पीरियड। सो 10% 11 महीने के लिए। अब इसमें से हमने क्या लेस करा हुआ है? रिटर्न्स ऑन आइडल फंड्स। तो आपके पास आइडल फंड्स लॉजिकली 1 May से लेकर 30 नवंबर तक आइडल फंड्स पड़ा हुआ है, दैट इज फॉर 7 months। तो 20 लाख आइडल पड़ा हुआ है, क्योंकि 20 लाख आपने 1 December को इन्वेस्ट किया, मतलब 30 नवंबर तक आइडल पड़ा था, तो 20 लाख रुपीज पे 8% फॉर 7 months 93,333 आपके पास आइडल पड़ा हुआ है, बराबर है, वो यहां से हो जाएगा लेस। सो इसका मतलब 3,65,000 रुपीज आपका बोरोइंग कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। यहां पर वो वाला लॉजिक लगाते हैं कि 30 लाख के ऊपर 11 महीने का इंटरेस्ट और 20 लाख के ऊपर 4 महीने का इंटरेस्ट, वो हिसाब से वो लोग कैलकुलेशन करते हैं एंड दे लैंड अप गेटिंग अ रॉन्ग आंसर। So whenever it is specific borrowing, the loan interest will be charged on the entire amount, even if it is used in parts, right? Then the second point is the non-specific or the general borrowing. So non-specific borrowing is basically loan that you have borrowed in general. Specifically किसी एक पर्पस के लिए लोन बोरो नहीं हुआ है, ये लोन इन जनरल आपने बोरो किया है, तो आप इसको मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज करने वाले हो। तो ऐसे केस में क्या होता है, यू मे आइदर हैव one loan used for multiple purposes or you may have multiple loans used for multiple purposes. So when you have multiple loans it becomes difficult to track कि exactly कौन सा फंड क्वालिफाइंग एसेट के लिए यूज हुआ है और उसका कितना इंटरेस्ट उसको जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप बोलते हो कि सर मैं ट्रैक कर सकता हूँ फंड, तो सर ये फिर काफ़ी हद तक स्पेसिफिक बोरोइंग जैसा ही हो गया ना, फिर आप उसको जनरल क्यों बोल रहे हो, राइट? तो मैंने 2-3 बैंकों से लोन लिया, सारा पैसा एक अकाउंट में डंप कर दिया और अब उस अकाउंट में से मैं सबको पेमेंट करते जाता हूँ, तो मेरे को खुद को नहीं समझ में आता है कि कौन सा लोन कभी और कैसे यूज हुआ है। तो ऐसे केस में इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट वी कैलकुलेट अ वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट और द कैपिटलाइजेशन रेट। सो ये जो कैपिटलाइजेशन रेट है ये उस पीरियड का रेट है जिस पीरियड का कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट हमको करना है, मीन्स इन शॉर्ट वो रेलेवेंट पीरियड। तो उस रेलेवेंट पीरियड में आपके जितने भी बोरोइंग्स आउटस्टैंडिंग थे उनका एक वेटेड एवरेज कॉस्ट अपने को निकालना है। तो मतलब फॉर एग्जांपल आपका रेलेवेंट पीरियड 9 महीने का है, ठीक है, 9 महीने का रेलेवेंट पीरियड है, 9 महीने का ही कैपिटलाइजेशन है, तो उस 9 महीने के फेज में जितने भी लोन्स आपके आउटस्टैंडिंग थे उनका एक वेटेड एवरेज रेट आपको निकालना है। तो उसका 9 महीने का कॉस्ट
डिवाइडेड बाय जो 9 महीने में लोन आउटस्टैंडिंग थे इनटू 100, अपने को एक परसेंटेज मिलेगा और फिर वो परसेंटेज अपने को अप्लाई करना होता है ऑन द क्वालिफाइंग असेट। बात समझ रहे हैं? सो ऑन दी अदर देन स्पेसिफिक बोरोइंग्स, दैट इज फंड्स आर बोरोड इन जनरल फॉर वेरियस पर्पस। सो बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल टू बी कैपिटलाइज्ड इज इक्वल टू अमाउंट यूटिलाइज्ड फॉर क्वालिफाइंग असेट मल्टीप्लाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। अमाउंट यूटिलाइज्ड फॉर क्वालिफाइंग असेट मल्टीप्लाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। तो ये कैपिटलाइजेशन रेट इज नथिंग बट टोटल जनरल बोरोइंग कॉस्ट, मतलब उस पीरियड में आपने टोटल कितना जनरल कॉस्ट इनकर किया है, दैट डिवाइडेड बाय टोटल जनरल बोरोइंग इनटू 100। अब यहां पे ना सर आपको बहुत ध्यान देना है आपने भले 50 लाख का लोन लिया होगा बट उसमें से यूज आपने 25-30 लाख ही किया है, तो इंटरेस्ट है ना भाई उतने ही अमाउंट का आता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख रुपए का लोन जनरली बोरो किया है, 25 लाख आपने यूज किया 6 महीने के लिए, बराबर है। पहला इनिशियली 50 लाख रुपए में से 25 लाख पूरा साल यूज हुआ, बराबर है, और एक 20 लाख ऊपर से, मतलब 20 लाख और सिर्फ 4 महीना यूज हुआ। तो यहाँ पे आपको जितना पीरियड के लिए आपका लोन यूज हुआ है उतने ही पीरियड का इंटरेस्ट न्यूमरेटर में आएगा, और जितने पीरियड का इंटरेस्ट आपने न्यूमरेटर में लिया है उतने ही पीरियड का लोन डिनोमिनेटर में आउटस्टैंडिंग दिखेगा। तो ही आपका प्रॉपर एक वेटेड एवरेज रेट निकलेगा, राइट। अगर आपने वेटेड एवरेज रेट निकालने में गड़बड़ कर दिया तो आपका पूरा सम जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। सो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेट अस हैव अ लुक एट दिस स्मॉल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दी वेटेड एवरेज कंसेप्ट। सर देखिए 1 अप्रैल को हमने 12% SBI से लोन लिया 25 लाख रुपया, और 1 जुलाई को हमने 9% HDFC से लोन लिया हुआ है 20 लाख रुपया। फंड्स यूटिलाइज्ड फॉर क्वालिफाइंग एसेट्स आर एज फॉलोज। 1 अप्रैल को आपने बिल्डिंग में 20 लाख रुपए लगाए, और 1 दिसंबर को आपने लगाए 15 लाख रुपए। फैक्ट्री शेड में आपने 1 अगस्त को 8 लाख रुपए लगाए, और वर्किंग कैपिटल जो कि क्वालिफाइंग एसेट नहीं है उसमें आपने 2 लाख यूज़ किया। शो द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। तो सर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 लोन्स आपने नॉन स्पेसिफिक वाले या जनरल वाले बोरो करके रखे हुए हैं। तो ये जो आपके जनरल बोरोइंग्स है इसका एक वेटेड एवरेज रेट आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। सो वेटेड एवरेज रेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्चुअल जनरल बोरोइंग कॉस्ट फॉर द पीरियड। तो पूरा हम यहाँ पे अगर आप लॉजिकली देखोगे तो 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 पूरे 12 महीने का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, करेक्ट। तो हम लोग को इस 12 महीने के अंदर जितने भी लोन्स आउटस्टैंडिंग थे उसका एक वेटेड एवरेज रेट निकालना है। एक बार रेट मिल गया तो दैट रेट विल बी अप्लाइड ऑन द फंड्स यूटिलाइज्ड फॉर द रिलेवेंट पीरियड। सो 12% जो अपना SBI का लोन है उसके पे 25 लाख रुपए पे 12% इंटरेस्ट पूरे साल के लिए 3 लाख रुपया, और 9% HDFC का जो लोन है उस पर 20 लाख रुपए पे 9% सिर्फ 9 महीने के लिए, क्योंकि आपने लोन 1 जुलाई को लिया हुआ है। तो लगभग 4,35,000 ये आपका एक्चुअल जनरल बोरोइंग कॉस्ट है। अब इसका अगर आप वेटेड एवरेज रेट निकालते हो तो न्यूमरेटर में आ गया आपका 4,35,000। अब सर न्यूमरेटर में आपने जितने पीरियड का इंटरेस्ट लिया है उतने ही पीरियड का लोन आउटस्टैंडिंग आपको डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा। दैट इज 25 लाख इंटू 12/12 क्योंकि 12 महीने का इंटरेस्ट लिया, एंड 20 लाख इंटू 9/12 क्योंकि इसमें 9 महीने का ही आपने इंटरेस्ट लिया हुआ है। तो आपका जो वेटेड एवरेज रेट आ रहा है यहाँ पर इट इज़ 10.875%। आप पॉज करके चाहिए तो कैलकुलेट करके देख लीजिए। सो बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड वुड बी इन केस ऑफ बिल्डिंग, सर पहले हमने 20 लाख यूज़ किया उस पर 10.875% पूरे साल के लिए, प्लस 15 लाख हमने यूज़ किया उस पर 10.875% और सिर्फ 4 महीने के लिए, तो 2,71,875 ये आपका बिल्डिंग का बोरोइंग कॉस्ट है जो कैपिटलाइज होगा। फिर रही बात फैक्ट्री शेड की, आपने 8 लाख रुपए यूज़ किया 1 अगस्त से, तो 8 महीने का इंटरेस्ट 10.875% 58,000। सो टोटल बोरोइंग कॉस्ट ऑफ 3,29,875 विल बी कैपिटलाइज्ड टू क्वालिफाइंग एसेट, दैट इज 2,71,000 and 58, and balance 1,05,125 will be charged to the P&L account, right? So ये आपका बोरोइंग कॉस्ट का पूरा थियोरेटिकल एंगल है। तो इसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेंगे सो दैट आपका ये टॉपिक का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन पूरा होगा। चलिए लेट्स हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एन एंटिटी कंस्ट्रक्ट्स अ न्यू हेड ऑफिस बिल्डिंग commencing on 1st September 21 which continues till 31st December 21। तो 4 महीने में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया।
Directly attributable expenditure at the beginning of the month on this asset are 1 lakh rupees in September 21 and 2,50,000 in each of the months of October to December. तो 1 लाख रुपया सितंबर में खर्च हुआ एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 2.5 लाख रुपए का खर्चा किया है. The entity has not taken any specific borrowings to finance the construction of the asset, but has incurred finance cost on its general borrowings during the construction period. During the year, the entity had issued 10% debentures with a face value of 20 lakhs and had an overdraft of 5 lakh, which increased to 7,50,000 in December 21. Interest was paid on the OD at 15% until 1st October 21 and then the rate was increased to 16%. So guys, यहाँ पर बहुत गड़बड़ है. यहाँ पर आपके दो नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग्स है. एक तो आप लोगों ने डिबेंचर इशू करा हुआ है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका ओवरड्राफ्ट है जो इनिशियली 5 लाख रुपए का था, बट उसके बाद वो बढ़ के 7.5 लाख हो गया दिसंबर में. प्लस उसका बीच में इंटरेस्ट भी चेंज हुआ है 15% अंटिल 1st अक्टूबर एंड देन इट वाज इंक्रीज. मतलब सितंबर में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% था, फिर 1st अक्टूबर ऑनवर्ड 16% हो गया. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर रेट 16% था. बराबर है. कैलकुलेट द कैपिटलाइजेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 23. तो यहाँ पर आपको इसका कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट निकालना है. सो गाइज, दिस इज प्योरली अ केस ऑफ नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग्स. ऐसे केस में हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ता है द वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट और उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करते हैं द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड. करेक्ट. सो गाइज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल जनरल बोरोइंग कॉस्ट. 10% डिबेंचर्स है तो 20 लाख रुपए पे 10% रेट इंटू 4/12 तो 66,667 का इंटरेस्ट आ गया. नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन इंटरेस्ट ऑन ओडी. ध्यान दीजिए, पहले सितंबर की बात कर रहा हूं. सितंबर में 5 लाख का ओडी था, 15% का रेट है, 1 महीने का ब्याज आएगा. प्लस अक्टूबर और नवंबर 2 महीना ओडी 5 लाख का ही था, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% हो गया. तो 5 लाख इंटू 16% इंटू 2/12, दिस इज फॉर अक्टूबर एंड नवंबर. प्लस 7,50,000 हो गया दिसंबर में, 16% का रेट है इंटू 1/12. तो आपका टोटल इंटरेस्ट आता है 29,583. सो टोटल इंटरेस्ट इज 96,250 रुपीज. करेक्ट. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज बैलेंस ऑफ लोन फॉर 4 मंथ्स. 4 महीने का वेटेड एवरेज बैलेंस निकालो. करेक्ट. तो 4 महीने का वेटेड एवरेज रेट कैसे निकलेगा? अभी देखिए, 4 महीने के लिए ये लोन आउटस्टैंडिंग्स थे, ठीक है. तो कहना इसे 20 लाख रुपया पूरा 4 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग था. अभी देखो, पीरियड यहाँ पे अपन ने 4/12 नहीं करना है. पीरियड अपने को 4/4, 1/4, वो फॉर अ 4 मंथ पीरियड अपने को कैलकुलेट करना है. अगर आप 4/12 से भी करते हो तो प्रॉब्लम नहीं है. बस फर्क क्या पड़ेगा मालूम है, यहाँ पे जो लास्ट में आंसर आएगा फिर आपको उसको 4/12 करना पड़ेगा, तो आपको ये 3.76% आ जाएगा. तो मैंने क्या करा हुआ है, मैंने वेटेड एवरेज बैलेंस निकाला है सिर्फ 4 महीने का. तो मेरा जो डिबेंचर का 20 लाख है वो पूरा 4 महीना आउटस्टैंडिंग है, तो इंटू 4/4 लिया. प्लस ओडी है 5 लाख का, सिर्फ 1 महीना आउटस्टैंडिंग है, दैट इज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. फिर 5 लाख इंटू 2/4 अक्टूबर, नवंबर एंड 7,50,000 इंटू 1/4 दिसंबर. तो मेरा 4 महीने का वेटेड एवरेज बैलेंस आ रहा है 25,62,900. बराबर है. तो मेरा वेटेड एवरेज रेट हो जाएगा 96,250 डिवाइडेड बाय 25,62,500 इंटू 100 विच इज 3.76%. तो 3.76% ये मेरा वेटेड एवरेज रेट है, राइट. और अगर बाई चांस आप लोग उसको 12 मंथ्स के केस में करते हो तो कैसे होगा? 20 इंटू 4/12 प्लस 5 इंटू 3/12, ये पूरा एक साथ ले लिया, प्लस 7,50,000 7.5 इंटू 1/12, तो फिर 20 इंटू 4/12, 5 इंटू 3/12 एंड 7.5 इंटू 1/12. So 8,54,000. So 96,250 divided by 854, 167.
सो 96,250 डिवाइडेड बाय 854 167% तो 11.27% आता है, बट ये पर एनम है, आपको इसको डिवाइड बाय या इंटू 4/12 करना पड़ेगा, तो भी आपको एग्जैक्टली आंसर आता है 3.76%। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, करेक्ट। तो आइदर यू कैन डू इट इन दिस मैनर और यू कैन डू इट डायरेक्टली फॉर 4 months वेटेड एवरेज ऑल्सो। इन बोथ द केसेस यू विल गेट द सेम आंसर, करेक्ट। तो दोनों ही तरीके से आपको आंसर सेम ही आना है। नाउ लेट अस आल्सो हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। K Limited began construction of a new building at an estimated cost of 7 lakh on 1st April 2017. To finance construction of the building, it obtained a specific loan of 2 lakhs from the financial institution at an interest rate of 9% per annum. Company's other outstanding loans were 7 lakh at 12% and 9 lakh at 11%. ये आपका non-specific loans है. The expenditure incurred on the construction was अप्रैल 2017 में 1.5 लाख रुपया खर्च किया, तो कहना है ये 1.5 लाख पूरा का पूरा आपका स्पेसिफिक बोरोइंग से आएगा। फिर उसके बाद अगस्त 2017 में आपने 2 लाख खर्च किया, तो सीधी बात है ये 2 में से 50,000 स्पेसिफिक से आएगा और 1.5 लाख रुपया जनरल से आएगा। अक्टूबर 2017 में आपने 3.5 लाख रुपए खर्च किया, ये जनरल से है, और जनवरी में आपने 1 लाख रुपया खर्च किया, वो भी जनरल फंडिंग से आएगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग वॉज कम्प्लीटेड बाई 31 जनवरी 2018, तो आपने 1 अप्रैल को काम चालू किया और 31 जनवरी को काम खत्म किया, तो आपका सिर्फ 10 महीने का ही यहाँ पर क्वालिफाइंग पीरियड है, तो 10 महीने के लिए ही आपको बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एंड पास जर्नल एंट्री फॉर कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट एंड द बोरोइंग कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एज ऑन 31 जनवरी 2018। अब गाइस 10 महीने का ही कैपिटलाइजेशन होना है, बट एक बहुत बड़ी गलती जो यहाँ पर हो जाती है वो ये है, देखिए अप्रैल में 1,50,000 रुपए स्पेसिफिक से यूज हुआ, तो बंदा क्या करेगा 1.5 लाख रुपए का स्पेसिफिक बोरोइंग पे पूरे 10 महीने का इंटरेस्ट लगाएगा। फिर अगस्त 2017 में 2 लाख रुपया खर्च किया। अब आप अगस्त से लेके जनवरी तक कैलकुलेट करोगे तो इट बिकम 6 मंथ्स। तो आप लोग बोलोगे जो 50,000 रुपए स्पेसिफिक से आया उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, और यही सबसे बड़ी गलती है जो स्टूडेंट कर देता है। सर अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि स्पेसिफिक बोरोइंग में आपको इंटरेस्ट पूरे पीरियड का कंसीडर करना है, इररिस्पेक्टिव आपने पैसा पार्ट पार्ट में यूज किया हो। ब्याज तो पूरा ही देना पड़ेगा, और लोन आपने स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हुआ है और आइडल पड़ा है तो इन्वेस्ट भी करते हो आप उसको, तो ऑब्वियसली उसका पूरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए। सो यहाँ पर जो 50,000 रुपए का स्पेसिफिक बोरोइंग है उस पर सिर्फ 10 महीने का पूरा 10 महीने का इंटरेस्ट आएगा, और बाकी का 1.5 लाख जो जनरल से है उस पर 6 महीने का, और बाकी का अक्टूबर में जो पैसा लगाया तो उसमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने का इंटरेस्ट जनरल वाले पे, और जनवरी वाले पे 1 महीने का इंटरेस्ट। तो ये जो आपका जनरल फंडिंग है उसका आपको वेटेड एवरेज रेट निकालना पड़ेगा 10 महीने के लिए, बराबर है, और उस हिसाब से आपका कैपिटलाइजेशन होगा। सो गाइज ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल जनरल बोरोइंग कॉस्ट। तो सर 12% का लोन है, ठीक है, तो 12% पे 7 लाख पे 12% पूरे 12 महीने के लिए 84,000, और 11% लोन पे 9 लाख पे 11% 12 महीने के लिए 99,000, तो टोटल इंटरेस्ट है 1,83,000। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 12 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन किया, अगर आप 10 मंथ्स के हिसाब से भी वेटेड एवरेज निकालने जाते हो आपको आंसर सेम ही आना है। तो वेदर यू डू इट एज पर फुल 12 मंथ्स और यू डू इट एज पर 11 मंथ्स, सॉरी एज पर 10 मंथ्स, आपका जो वेटेड एवरेज रेट है वो सेम ही आएगा, फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। सो 1,83,000 मेरा न्यूमरेटर बन गया, डिवाइडेड बाय 7 लाख इंटू 12/12 एंड 9 लाख इंटू 12/12, तो मेरा वेटेड एवरेज रेट आता है 11.44%, करेक्ट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। ध्यान दीजिएगा, नाउ अप्रैल में जो स्पेसिफिक बोरोइंग का पैसा यूज हुआ तो 1.5 लाख पे 9% पूरे 10 महीने के लिए, करेक्ट, दैट इज 11,250। फिर अगस्त 2017 में स्पेसिफिक बोरोइंग का जो 50,000 यूज हुआ उस पर 9% पूरे 10 महीने के लिए लगेगा 3,750, और ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने पूरा 10 महीने के लिए लगाया, करेक्ट। फिर जो जनरल बोरोइंग है उसका 1.5 लाख है, 11.44% 6 महीने के लिए, दैट इज 8,580। फिर अक्टूबर 2017 में जो जनरल बोरोइंग में 3.5 लाख रुपया यूज हुआ है उस पर 11.44% 4 महीने के लिए 13,347। एंड फाइनली जनवरी में जो जनरल बोरोइंग से 1 लाख रुपया यूज हुआ उस पर 11.44% 1 महीने के लिए, दैट इज 953 रुपीज। तो 37,880
ये आपका टोटल बोरोइंग कॉस्ट है जो आपको कैपिटलाइज करना है, इंक्लूडिंग स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल. सो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज विल बी इक्वल टू 8 लाख की बिल्डिंग है, आपने टोटल 8 लाख खर्च किया उस पर, जो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो. देखिए 1.5 लाख, 2 लाख, ये 2 लाख हो गया, 3.5 लाख, 3.5 और 3.5 7 और 1 8 लाख प्लस 37,880 आपका बोरोइंग कॉस्ट. तो 8,37,880 आपका टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड बोरोइंग कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज होगा. एंड द जर्नल एंट्री दैट यू कैन पास ओवर हियर इज, नाउ दिस इज द सिंपल एंट्री दैट यू कैन पास. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 8,37,880 टू बैंक. अगर याद नहीं आएगा एग्जाम में तो ये एंट्री पास करो, खत्म करो. बट ये थोड़ा पॉलिश्ड जर्नल एंट्री है. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल्डिंग गॉट कैपिटलाइज्ड व्हेन इट इज रेडी. जब बिल्डिंग रेडी हो रहा था तो हम लोग ने WIP ऑफ बिल्डिंग अकाउंट यूज किया होगा. तो जैसे ही बिल्डिंग रेडी हो जाएगा WIP का पूरा बैलेंस बिल्डिंग में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. और जो इंटरेस्ट है जो P&L में डेबिट होना चाहिए वो P&L में न डेबिट होते हुए बिल्डिंग में डेबिट होगा. तो मेरी एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 837,880 टू WIP ऑफ बिल्डिंग 8 लाख टू इंटरेस्ट कॉस्ट 37,880 रुपीज. So this is your journal entry with respect to the particular situation, right? तो इसके साथ हम लोग बोरोइंग कॉस्ट का मैराथन रिवीजन सेशन एंड करते हैं. थैंक यू वेरी मच.